हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और स्टूडेंट्स कॉर्नर पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम लोगों ने काफी कुछ हद तक उसमें कवर कर रखा है। अब 1 से 2 क्लासेस में अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्लासेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप बचे हुए टॉपिक्स जो भी हैं, मतलब जो मैंने करा दिए हैं फिनिश टॉपिक्स, उनको देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मैंने आपको बताऊं तो मैंने 1929 तक के जितने भी सेशंस हुए थे वो मैंने आपको करा दिए थे, इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू है किसका, हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है परीक्षा का, कि परीक्षा कैसे हमारी क्रैक हो जाए। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 1929 तक के जितने भी सेशंस थे इंपॉर्टेंट वो करा दिए थे। अब आती है 1930 की बात। 1930 की बात बताऊं तो उसमें कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। मतलब 1885 से लेकर जितना भी अभी तक हम लोगों ने सेशंस किए हैं, हर साल कोई ना कोई सेशन हुआ है। लेकिन 1930 अभी तक का वो पहला ऐसा साल था जिसमें कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1930, लिख क्या दे रहा हूं आप लोग समझिएगा कि 1930 में कोई भी सेशन नहीं हुआ था। अब हम लोग आगे बात करेंगे 1931 कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन। अगर मैं इस अधिवेशन की बात करूं तो इस अधिवेशन में जो है स्थान है कराची का। ठीक है, इस अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो स्थान है कराची, और जो अध्यक्ष हैं अध्यक्ष जो हैं पहली बार बने हैं हमारे क्या नाम है उनका, जो जिनकी यूनिटी की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर मैं बात करूं तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्थान हो गया कराची, स्थान है कराची, और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है अध्यक्ष 1931 कांग्रेस अधिवेशन में, और जगह है कराची। अगर मैं इस अधिवेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसमें एक प्रस्ताव पेश किया गया था। जो प्रस्ताव आपका संबंधित था मूल अधिकारों से। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की बात इसी अधिवेशन में हुई थी। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि पहला पॉइंट अगर आप इसमें लिखेंगे तो मूल वही मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया। मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, मतलब मूल अधिकार की, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनका मूल अधिकार क्या होना चाहिए, क्या क्या उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, किन चीज़ों के लिए, जैसे अब अगर मैं बात करूं राइट टू एजुकेशन है अपना, इस समय इन्हीं सब मूल अधिकारों के बारे में उस समय प्रस्ताव पेश किया गया था। अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो आप देख रहे होंगे 1931 का ईयर चल रहा है। 1931 के ईयर में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसकी स्वीकृति दी गई थी। गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति दी गई थी। गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति दी गई थी। गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति दी गई, मतलब गांधी इरविन में जो भी आपस में समझौता हुआ था
उन समझौता को सभी भारतीय लोग मानेंगे, इस बात के लिए स्वीकृति दी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। ये गांधी इरविन समझौता था क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लें कि इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दी गई थी। और पहला पॉइंट है इसमें कि मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट इसी समय, नेक्स्ट पॉइंट में इसी समय एक गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने इसमें एक वाक्य कहा था, मतलब एक सेंटेंस कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट आप सुनते भी रहिएगा और लिखते भी रहिएगा। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, मर सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इससे उनका तात्पर्य यह था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इससे उनका यह तात्पर्य था कि गांधी की जो सोच है वो मर सकती है, लेकिन गांधी मर जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये वाक्य दिया था, और वो नहीं चाहते थे कि गांधी, मतलब गांधी मर जाएं वो ठीक है क्योंकि वो तो मनुष्य ही थे, ठीक है, लेकिन उनकी विचार, उनकी जो सोच है वो नहीं मरनी चाहिए। ठीक है, उनकी सोच नहीं मरनी चाहिए। अब एक बात और, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान भारतीय ध्वज फहराया गया था, भारतीय तिरंगा फहराया गया था, तिरंगा, भारतीय तिरंगा फहराया गया था, फहराया गया। ठीक है, अब भारतीय तिरंगे की इसमें खास बात क्या थी भाई, आपको ये तो मालूम है 1917 में भी तिरंगा पहली बार फहराया गया था। लेकिन इस तिरंगे पे खास बात क्या थी समझिएगा। ये है आपका तिरंगा, ठीक, ये है आपका तिरंगा। तिरंगे में जो सबसे ऊपर कलर था वो था श्वेत कलर। श्वेत कलर आप जानते हैं ना, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है वो क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है ना। किसके बारे में बताता है, शांति के बारे में, पीस के बारे में। और बीच में जो कलर था वो था हरा, बीच में जो कलर था वो हरा, और हरे कलर के साथ में, हरे कलर के साथ में एक बना हुआ था उस पे चरखा, ठीक, एक बना हुआ था चरखा। ठीक है, तो आप लोग यहां पे समझ रहे होंगे कि श्वेत कलर, हरा कलर और उस पे एक चरखा बना हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस अधिवेशन में, भारत के किस अधिवेशन में चरखे वाला तिरंगा फहराया गया था, भारत के किस अधिवेशन में चरखे वाला तिरंगा फहराया गया था। तो उसका आंसर है 1931 का सेशन कराची, जिसकी अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल के भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल जो थे इनके बड़े भाई हुआ करते थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या है, मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, इस अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और है कि मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव है वो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि 1931 के जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश किया गया था।
ये क्वेश्चन बनता है और बीपीएससी ने भी कई बार पूछा है। तो इसको पेश किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब मैं अगर आगे के अधिवेशन की बात करूं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं अब अगले अधिवेशन की बात करूं तो 1932 में भी सेशन नहीं हुआ था, 1930 के बाद 1932 में भी सेशन नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आगे सेशन की बात करेंगे, 1933 का सेशन। 1933 का जो सेशन है उस सेशन में कुछ खास नहीं है, ठीक है, उस सेशन में कुछ खास नहीं है, बस उसमें आप लोग जो है इतना याद कर लीजिएगा कि उसके अध्यक्ष कौन है और वो हुआ कहाँ पर था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है और वो हुआ कहाँ पर था, इतना सिर्फ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए, उसके अध्यक्ष की बात की जाए तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नलिनी सेन गुप्ता का, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता का, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नलिनी सेन गुप्ता का, ठीक है। तो 1933, ठीक है, 1933 का जो सेशन है उसके बारे में आपने सुना होगा कि जो स्थान था वो था कलकत्ता, स्थान था कलकत्ता, ठीक। और जो इसमें अध्यक्ष थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। उसमें जो अध्यक्ष थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, क्योंकि बिल्कुल एक तो एंटीक नेम है और लेडी का नेम है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि नलिनी सेन गुप्ता क्या कभी, या जैसे अगर मैं बात करूं कि निम्न में से कौन कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने नहीं की है, तो हो सकता है नलिनी सेन गुप्ता का भी नाम डाल दे, आपने नाम सुना नहीं है, और वही बिहार वाले क्वेश्चंस की तरह बन जाए, 1 2 3 आपको दे दिया जाए ऑप्शन और डी दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, और ई दे दिया जाए एक से अधिक, है ना, तो 2 या 2 से अधिक, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि नलिनी सेन गुप्ता जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, ठीक है। 1933 की बात की अगर बात की जाए तो 1934 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है, 1934 में हुआ है बट 1935 में नहीं हुआ है। तो अब हम लोग बात करेंगे 1935 के सेशन की, लेकिन वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे 1936 के अधिवेशन की। 1936 का जो अधिवेशन है उसकी बात करेंगे। तो 1936 का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, लखनऊ, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1936 के सेशन की अध्यक्षता की थी और स्थान था लखनऊ। आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में। 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो थे वो लिए गए थे डिसीजंस। तो अगर मैं इस अधिवेशन की बात करूं तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने समाजवाद, है ना, कांग्रेस ने अगर मैं बात करूं तो जैसे सामाजिक होना, समाजवाद का होना, इन सब चीजों के बारे में एक नया लक्ष्य रखा था, ठीक है। कांग्रेस ने एक नया लक्ष्य रखा था समाजवाद होने का, ठीक है। कांग्रेस के नए लक्ष्य की घोषणा हुई थी, कांग्रेस के नए लक्ष्य की घोषणा हुई थी, नए लक्ष्य
समाजवाद, कांग्रेस के नए लक्ष्य समाजवाद की घोषणा हुई थी। मतलब घोषणा हुई थी कि कांग्रेस ने एक नया लक्ष्य रखा था, जिस नए लक्ष्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो था समाजवाद का लक्ष्य। ठीक है, तो जो नया लक्ष्य था कांग्रेस का वो था समाजवाद का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कांग्रेस संसदीय समिति। कांग्रेस संसदीय समिति, तो कांग्रेस संसदीय समिति की भी जो गठन था वो इसी अधिवेशन के दौरान हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस संसदीय समिति का गठन हुआ था। कांग्रेस संसदीय समिति का गठन हुआ था। समिति का गठन हुआ था। अब इस गठन में अगर मैं कांग्रेस के संसदीय समिति की अगर मैं बात करूं तो इस समिति में सदस्य कितने थे? इस समिति में, कांग्रेस की संसदीय समिति में, जिसका गठन 1936 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस कांग्रेस संसदीय समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो ये क्वेश्चन बनता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यह जो थी 15 सदस्यीय समिति थी। 15 सदस्यीय समिति। पंद्रह सदस्यीय समिति हुआ करती थी। ठीक है, इस अधिवेशन में सिर्फ 2 ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक है कि समाजवाद, नया लक्ष्य बनाया था समाजवाद को, और इसी में 15 सदस्यीय कांग्रेस संसद समिति का क्या किया था? घोषणा की थी, गठन किया था। ठीक है, अगर मैं अभी इसके अधिवेशन के आगे की बात करूं तो 1936 के बाद 1937 में भी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1937 में भी अधिवेशन हुआ था, लेकिन वो भी वही परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 1938 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो 1938 के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो 1938 का जो अधिवेशन है वो हुआ था हरिपुरा में। ठीक है, और वहां के जो अध्यक्ष थे, 1 मिनट, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, नाइनटीन 1936 के बाद 1938, ठीक, 1938 का जो सेशन था इसकी जगह थी हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा। ठीक, हरिपुरा, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। सबसे बेहतरीन लीडर लगते हैं मुझे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, सबसे बेहतरीन। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे जीवन में।
वाकई बहुत कुछ सीखेंगे इनके जीवन से। आप बहुत प्रभावित होंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो तो कैसी होनी चाहिए। अगर मैं आपको छोटे शब्दों में बताऊं तो इन्होंने अपने देश के लिए अपने शरीर का पता नहीं चलने दिया है कहाँ। आज तक इनका कभी भी, अभी तक भी नहीं मालूम कि है भी या नहीं है। मतलब पूरा तरीके से इनके जीवन पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, समझ लीजिए। तो सबसे बेहतर जो लीडर लगते हैं मुझे वो यही लगते हैं कि देश के लिए इस तरीके से मर मिट जाना कि किसी को कुछ हमारे बारे में पता है नहीं पता है, उन सब बातों से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस अधिवेशन में जो है, मैं अगर इस अधिवेशन में एक बात बताऊं तो सुभाष चंद्र बोस के इस अधिवेशन में, मतलब 1938 का जो ये अधिवेशन है, इसमें रियासतों के लिए नई नीति बनाई गई थी। रियासतों के लिए, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, उनकी रियासतों के लिए, रियासतों के लिए नई नीति बनाई गई थी। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट, नई नीति बनाई गई थी, नई नीति बनाई गई थी। ठीक है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो 1938 के रियासतों के लिए नई नीति से मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे देश में जो रियासतें थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं हथुआ महाराज की रियासत, अहमदाबाद महाराज की रियासत, तो आप लोग जानते हैं प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, राजे रजवाड़े जो हुआ करते थे, उनके बारे में हम लोगों को नई नीतियां बनानी थी। तो उन सब मुद्दों पर इसी अधिवेशन में चर्चा हुई थी और नई नीति बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, बस इस अधिवेशन में इतना ही था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें, नेक्स्ट अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अधिवेशन होगा 1939 का अधिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको जो है ये समझ लीजिए कि परीक्षा में पूछा ही जाता है, अगर टीचर का मतलब अगर एग्जामिनर का मन है तो 1939 का अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था, इसका स्थान था त्रिपुरी। अच्छा, वो जो अभी इससे पहले मैंने अधिवेशन में लिखवाया था हरिपुरा, वो जगह पड़ती है बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल जो आज का है उसी क्षेत्र में वो जगह पड़ती है। तो आप लोग उसके आगे भी लिख लीजिएगा कि हरिपुरा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीएस का पेपर हुआ था कि जो 1938 का हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा जगह जो है वो कहाँ पड़ती है। तो वो क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चे दे पाए थे, तो आप लोग समझिएगा उस क्वेश्चन का आंसर है बंगाल। ठीक है, और 1939 का जो सेशन हुआ था ये हुआ था त्रिपुरी में। अब त्रिपुरी के बारे में अगर मैं बताऊं तो त्रिपुरी जो जगह है वो पड़ती है जबलपुर के पास, त्रिपुरी जबलपुर, मैं लिख दे रहा हूं त्रिपुरी जबलपुर। ठीक है, और इसमें भाई देखिए समझिएगा, इसमें थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था। अब विवाद क्या था वो ये बताऊंगा। निर्वाचित है ना भाई, आप लोगों को मालूम है कि अब जो सदस्य थे वो निर्वाचित होने लगे। तो निर्वाचित सदस्य कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन निर्वाचित थे। अब निर्वाचित थे तो मतलब चुनाव हुआ होगा। चुनाव किसके बीच में? कम से कम 2 लोग होने थे। तो इनका जो अपोनेंट थे, इनके अपोनेंट थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, इनके जो अपोनेंट थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन इसमें ये पूछ लेते हैं कि ये छोटी सी कहानी है कि पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। तो वो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में हो गया था विवाद। और पट्टाभी सीतारमैया किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे? ये कर रहे थे एमजी गांधी, मतलब महात्मा गांधी को, है ना,
महात्मा गांधी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जब ये पट्टाभी सीतारमैया हार गए, चुनाव में हार गए अध्यक्ष पद को लेकर, तो महात्मा गांधी ने सीधे सीधे ये बयान दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो पट्टाभी सीतारमैया की हार है वो पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, वो मेरी हार है। सुन लो देश के वासियों, जो पट्टाभी सीतारमैया की हार है वो पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, वो मेरी हार है। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब जब ये बात पता चली किसको, सुभाष चंद्र बोस को, जब ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता चली तो सुभाष चंद्र बोस बहुत सम्मान करते थे महात्मा गांधी का, तो ये दौड़कर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। तो महात्मा गांधी से कहा कि भाई आप हमें ये बताइए गांधी जी कि रिप्रेजेंटेटिव तो आपके रिप्रेजेंटेटिव पट्टाभी सीतारमैया थे, भाई रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है आपका कि आप कोई बात कहोगे तो आपकी बात मानेगा ना, आप जो कहोगे वो किया जाएगा। तो यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अरे मैं आपका फैन हूं भाई, आप मुझसे वो बात करिए, आपकी बात मानी जाएगी, आपके लिए वो काम किया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने वही बात का तूल पकड़ रखा था कि नहीं, पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई है तो वो मेरी पर्सनल, मेरी निजी हार है, ठीक है, मेरी निजी हार है। तो इस बात से फिर सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए, सुभाष चंद्र बोस इस बात से नाराज हो गए और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक, कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये चले गए बाहर, ठीक है, और इन्होंने वही अपनी जो इनकी फॉरवर्ड ब्लॉक थी उसका गठन किया, इन्होंने फॉरवर्ड का ब्लॉक का गठन किया, इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अब आप समझिएगा, थोड़ा सा इसमें टिपिकल है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहे, सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, अपोनेंट थे पट्टाभी सीतारमैया, इन दोनों का विवाद जब शुरू हो गया और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बने कौन, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर M.A. अंसारी मत समझिएगा, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने इसी अधिवेशन के। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, गुड नाइट।